अर्थात उपयोग के अकॉर्डिंग। क्रॉप्स के सीजन के अकॉर्डिंग मुख्यतः फसलों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक उसमें खरीफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स और एक होती है उसमें जायद क्रॉप्स। तो उसमें तीनों तरीके की जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं उनके एग्जाम्पल हमने देखे थे। उनका जो सीजन या टाइम पीरियड कौन सा है वो हमने लास्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो क्रॉप्स के यूटिलाइजेशन अर्थात उनके उपयोग के अकॉर्डिंग, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वे क्रॉप्स जिनके द्वारा अपनी जो सॉइल फर्टिलिटी है अर्थात जो मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ती है। सॉइल फर्टिलिटी या मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने वाली जो क्रॉप्स हैं उन्हें कहा जाता है पल्स क्रॉप्स अर्थात पल्सेज। जो दालें होती हैं उनकी जड़ों में विशेष जीव जिसे हम राइजोबियम कहते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जिससे लैंड फर्टिलिटी अर्थात भूमि की जो उर्वरता होती है वो बढ़ती है। तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने वाली जो दालें हैं उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन केस माना जाता है और वो माना जाता है अरहर, जिसको सामान्यतः हम तुवर की दाल भी कहते हैं। तो इसमें लैंड फर्टिलिटी जनरली बढ़ने की बजाय डिक्रीज होती है अर्थात कम होती है। तो भूमि की उर्वरता को कम करने वाली जो दालें हैं उसमें एकमात्र अरहर को माना जाता है। बाकी जनरली जो पल्स है वो लैंड फर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। इसी कारण दलहन फसलों को भूमि उर्वर फसलें भी कहा जाता है अर्थात इन्हें लैंड फर्टाइल क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, अब दलहन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ये जनरली मैंने आपको बताया था कि जो रबी क्रॉप्स हैं उसमें 3 प्रमुख दलहन है, मसूर है, चना है और मटर है। इसके अलावा जितने भी जो दालें हैं वो सामान्यतः अपने खरीफ की दालों में काउंट होती हैं, जैसे मूंग, मोठ, चौला, अरहर, उड़द, सोयाबीन। ये जितने भी पार्ट हैं ये बाकी सारे खरीफ क्रॉप्स के हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपना कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स या कॉमर्शियल क्रॉप्स का मीनिंग ये होता है कि वे क्रॉप्स जिन पे सामान्यतः अपनी इंडस्ट्रीज या जो उद्योग हैं वो डिपेंड करते हों, अर्थात जो इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे देश में सबसे बड़ा जो अपना एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को माना जाता है अर्थात सूती वस्त्र उद्योग को। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो मुख्य बेस या रॉ मटेरियल है वो माना जाता है कॉटन या कपास को, जबकि दूसरा प्रमुख एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज माना जाता है अपने शुगर को, चीनी को, और उसका बेस माना जाता है मुख्यतः शुगर केन को। तो सामान्यतः वे उद्योग जो कि फसलों के ऊपर डिपेंड करते हों तो उन फसलों को जो इंडस्ट्रीज के ऊपर या इंडस्ट्रीज का बेस होती हैं उन क्रॉप्स को अपन कैश क्रॉप्स कहते हैं। तो एसेंशियल इन इंडस्ट्रीज क्रॉप्स दैट आर यूज्ड ए रॉ मटेरियल्स इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में आवश्यक वे फसलें जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती हैं या कृषि आधारित उद्योगों का मुख्य जो बेस होती हैं उन क्रॉप्स को अपन कैश क्रॉप्स में लेते हैं। तो उसमें एग्जांपल के तौर पे सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कॉटन, ग्राउंडनट जिसपे अपने एक तो ऑयल इंडस्ट्रीज और एक दूसरा अपना जो नमकीन उद्योग है वो भी मुख्यतः डिपेंड करता है मूंगफली के ऊपर। इसके अलावा मस्टर्ड अर्थात जो सरसों, तो सरसों के ऊपर भी मुख्यतः खाद्य तेल के रूप में जो तेल भारत में अधिक यूज होता है सरसों तेल। तो इसका मीनिंग अपने आप में यह भी एक इंडस्ट्रीज का बेस है। जो ऑयल इंडस्ट्रीज होती है, फूड ऑयल इंडस्ट्रीज है, उसका बेस है। उसके बाद में जो मुख्यतः ग्वार है, तो ग्वार का उत्पादन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी कैश क्रॉप्स का ही पार्ट माना जाता है, क्योंकि इस क्रॉप्स का जो प्रोडक्ट या जो उत्पाद होता है वो अपनी जो मेडिसिन या जो औषधि होती है उनके बाहर की जो लेयर बनाई जाती है टेबलेट्स की, वो मुख्यतः ग्वार के द्वारा बनती है। और शुगर केन मैंने जो जैसा कि आपको बताया, कॉटन जो इंडस्ट्रीज है उसके बाद में दूसरा जो प्रमुख बड़ा उद्योग है वो अपने चीनी उद्योग को माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप्स का मीनिंग है
कि वे फसलें जिनसे सामान्यतः तेल प्राप्त होता है। तेल प्राप्त होने वाली फसलों को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, सामान्यतः एक तो रबी क्रॉप्स के रूप में और एक खरीफ क्रॉप्स के रूप में। तिलहन फसलों के रूप में रबी के जो एग्जाम्पल हैं, जो मैंने कि आपको एक सब्जी बनाने की टेक्निक के तरीके से बताए थे कुछ एक, जिसमें एक तो सरसों, उसी में कवर होता है अपना राई, तारा मीरा, ये भी अपने आप में एक ऑयल सीड क्रॉप मानी जाती है। और लास्ट में कुछ एक नाम बताए थे मैंने आपको, अफीम, तंबाकू और अलसी। तो उसमें जो अलसी है ये भी तिलहन फसलों का एग्जाम्पल है। बाकी जो बचे हुए एग्जाम्पल थे आपके खरीफ क्रॉप्स के, जिसमें मुख्यतः जो तिल है इनसे तेल प्राप्त होता है, मूंगफली है इनसे हमें तेल प्राप्त होता है, इसके अलावा अरंडी, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल अर्थात सूर्यमुखी का तेल, ये सामान्यतः अपने खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनके एग्जाम्पल के तौर पे लिए जाते हैं। हालांकि इन क्रॉप्स के अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लांट भी हैं जिनसे अपने को ऑयल प्राप्त होता है, उनको क्रॉप्स में नहीं मान के अपन प्लांट्स में काउंट करते हैं। तो उन प्लांट्स के एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि सरसों है वो क्रॉप्स में है अपने, तारामीरा है ये क्रॉप्स में, सूर्यमुखी या सनफ्लावर क्रॉप्स में है, सोयाबीन भी एक क्रॉप्स है, जैतून है इसको क्रॉप्स में नहीं लेके प्लांट्स में लेंगे अपन, अरंडी है ये क्रॉप्स में है, जोजोबा भी अपने आप में एक प्लांट के रूप में लिया जाएगा, अलसी क्रॉप्स है, राई क्रॉप्स है, जेट्रोफा ये भी अपने आप में एक प्लांट के रूप में लेते हैं। और इनसे पहले जो तिल और मूंगफली है, तो तिल और मूंगफली भी अपने आप में क्रॉप्स हैं। तो सामान्यतः इसमें जो दिए हुए कुछ एक नाम जैसे जैतून, जोजोबा और जेट्रोफा, ये ऐसे प्लांट या पौधे हैं जिनको अपन ऑयल सीड वाले प्लांट में काउंट करते हैं, अर्थात जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है उन पौधों की श्रेणी में उनको लिया जाता है। जिसमें जोजोबा, जिसको अपन होहोबा भी कह सकते हैं, जोजोबा होहोबा से जो तेल प्राप्त होता है वो मुख्यतः ल्यूब्रिकेंट ऑयल या स्नेहक तेल के रूप में इसका यूज किया जाता है। यानी जो मशीनरी है उसके पुर्जों में चिकनाई बनाने के लिए जो तेल दिया जाता है उसे ल्यूब्रिकेंट ऑयल अर्थात स्नेहक तेल के रूप में डिफाइन करते हैं। इसके बाद में आता है नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स अर्थात जो रेशेदार फसलें हैं। रेशेदार फसलों में जो मेन है वो कॉटन अर्थात कपास, जूट एंड सिल्क, इनको लिया जाता है। ये सामान्यतः अपने जो कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, उनका बेस मानी जाती हैं। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉटन टेक्सटाइल को, अर्थात जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको। इसके बाद में आता है नेक्स्ट फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का मीनिंग है जो फसलें सामान्यतः हमारे अनाज के रूप में अर्थात हमारे खाने के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। तो उनमें मुख्यतः जो व्हीट है और बार्ले है, ये मुख्यतः अपनी दो फसलें ऐसी हैं जो कि रबी में होती हैं। बाकी सामान्यतः राइस, मिलेट, मेज एंड सोरगम, ये अपने खरीफ क्रॉप्स हैं। और सामान्यतः अपनी जो खरीफ क्रॉप्स हैं इसमें जो मिलेट है अर्थात बाजरा है, यह राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न फसल के रूप में माना जाता है। जबकि इंडिया और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जो इंपोर्टेंट फूड ग्रेन क्रॉप्स है अर्थात जो प्रमुख खाद्यान्न या अनाज है वो राइस को माना जाता है। तो लास्ट में नोट या विशेष पॉइंट में लिखा हुआ है मेन फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ राजस्थान इज मिलेट। मुख्यतः राजस्थान का जो प्रमुख खाद्यान्न या अनाज फसल है वो मिलेट को माना जाता है। जबकि यही स्टेटमेंट अगर इंडिया और वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो
इसका आंसर रहेगा अपना राइस या चावल। अर्थात भारत और विश्व का प्रमुख जो खाद्यान्न है वो कौन सी क्रॉप्स को माना जाता है, तो उसमें आंसर रहेगा अपना राइस या चावल को। इसके बाद में देखते हैं अपन जो कुछ एक प्लांट्स के रूप में थे जिनका उपयोग ऑयल सीड के रूप में किया जाता है। इसमें आता है एक तो ओलिव, जिसकी पत्तियों से चाय बनाने का जो काम है ये जयपुर में किया जाएगा, अर्थात ओलिव टी प्लांट है। ये गवर्नमेंट के द्वारा इजराइल के सहयोग से जयपुर बस्सी में स्थापित किया जा रहा है। तो ओलिव टी प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बस्सी, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है ओलिव रिफाइनरी। ओलिव से हमें जो तेल प्राप्त करने का जो प्रमुख इंपोर्टेंट इंडस्ट्री है या जो रिफाइनरी है वो हमने राजस्थान में बीकानेर के लूणकरणसर में स्थापित की है। तो लूणकरणसर का जो इंपोर्टेंस है वो ओलिव रिफाइनरी के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बायोडीजल रिफाइनरी। बायोडीजल रिफाइनरी अर्थात जिसमें जेट्रोफा, रतनजोत या करंज के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनसे प्राप्त उत्पादों को यूज करके और बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान में जो बायोडीजल रिफाइनरी है यह कलड़वास, उदयपुर में स्थित है। और बायोडीजल रिफाइनरी का जो बेस है या जो कच्चा माल है वो सामान्यतः जेट्रोफा होता है। जेट्रोफा या जिसको जनरली हम ये नाम भी देते हैं, रतनजोत भी नाम देते हैं। इसके अलावा जो करंज है, इस करंज का यूज भी अपन बायोडीजल उत्पादन करने के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में कुछ एक मेन क्रॉप्स हैं जिनको कुछ उपनाम दिए जाते हैं। ये उपनाम कौन कौन से हैं? तो एलियास नेम ऑफ मेन क्रॉप्स अर्थात मुख्य फसलों के उपनाम। तो एक तो इसमें आता है अपना कॉटन अर्थात कपास। कपास जिससे हमें कॉटन प्राप्त होती है अर्थात रुई प्राप्त होती है। तो कॉटन के आधार पे इसे अपन व्हाइट गोल्ड के नाम से भी डिफाइन करते हैं, इसे सफेद सोना। इसके अलावा इसको शब्द ये भी प्रयुक्त किया जाता है, इसे बढ़िया भी कहा जाता है। तो बढ़िया सामान्यतः किस क्रॉप्स के लिए यूज होता है? कपास के लिए। कपास के बाद में दूसरा है अफीम। अफीम जो है इसके जो प्रोडक्ट या उत्पाद है उनके रंग जो सामान्यतः ब्लैक के टच वाले होते हैं अर्थात काले के नजदीक होते हैं, इस कारण इसको नाम दिया जाता है ब्लैक गोल्ड। और इसकी काफी वैल्यू भी होती है। जबकि लिक्विड गोल्ड या ब्लैक गोल्ड के रूप में अपन मिनरल्स के अंदर पेट्रोलियम को भी जानते हैं। और जो कोयला होता है उसे ब्लैक डायमंड कहा जाता है अर्थात काला हीरा कोयले को, और लिक्विड गोल्ड या काला सोना मिनरल्स के अंदर पेट्रोलियम के लिए भी ये शब्द यूज किया जाता है। नेक्स्ट है जोजोबा या होहोबा। तो जोजोबा या होहोबा ये मेनली डेजर्ट एरिया का प्लांट है, इस कारण इसे येलो गोल्ड या गोल्ड ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। तो पीला सोना या रेगिस्तान का सोना मुख्यतः किसको कहते हैं? तो आंसर रहता है जोजोबा या होहोबा को। नेक्स्ट है बेम्बू या बांस। बेम्बू या बांस जिसको आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है अर्थात ग्रीन गोल्ड ऑफ ट्राइब्स। आदिवासियों का हरा सोना, क्योंकि मुख्यतः ट्राइबल एरिया में बांस का उत्पादन अधिक किया जा सकता है। और जो ट्राइबल अर्थात जो आदिवासी जनजातियां हैं उनका जो इकोनॉमी स्टेटस है उसको इस पादप के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, उनके आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। इस कारण इन्हें ट्राइबल के लिए ग्रीन गोल्ड के रूप में डिफाइन करते हैं। हालांकि जो बंबू है ये सामान्यतः 2017 तक 2017 तक ये एक प्लांट या एक पौधे के रूप में दर्जा प्राप्त रखता था। वर्तमान में इसे फॉरेस्ट या प्लांट की कैटेगरी से बाहर करके सिर्फ एक ग्रास अर्थात घास की श्रेणी में रखा गया है। तो वर्तमान में इसे आदिवासी इसकी बुआई करके और इसको काट भी सकते हैं। इससे पहले 2017 से पहले सामान्यतः एक प्लांट होने के कारण इसको काटने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि एक्ट 1980 के अकॉर्डिंग आप किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसको काट नहीं सकते।
इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोरगम। सोरगम जिसको कहा जाता है ब्रेड ऑफ पुअर, अर्थात गरीबों की रोटी के रूप में इसको डिफाइन किया जाता है। इसबगोल जो कि मुख्यतः एक मेडिसिन प्लांट है, इसको हॉर्स क्यूमिन अर्थात घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। ये जीरे से थोड़ा सा लंबा होता है, बड़ा होता है, इस कारण इसको घोड़े जीरे के नाम से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट का जो कलर होता है वो सामान्यतः गोल्ड प्रकार का होता है। इसे गोल्डन फाइबर अर्थात सुनहरे रेशे के नाम से इसको जाना जाता है। सुनहरा रेशा मुख्यतः किस क्रॉप्स के लिए यूज होता है? तो ये यूज किया जाता है जूट के लिए। जो ग्राउंडनट अर्थात जो मूंगफली है, मूंगफली को गरीब की बादाम भी कहा जाता है। तो सामान्यतः हम देखते हैं गरीब व्यक्ति जो बादाम नहीं खाते लेकिन मूंगफली खा सकते हैं, तो मूंगफली का जो रंग है वो वैसा ही होता है जैसे कि बादाम का रंग। इस कारण इसको गरीब का बादाम भी बोला जाता है। अर्थात गरीब है वो मूंगफली जो बादाम जैसी दिखती है उसको खाने के रूप में अधिक उपयोग में लेता है। नेक्स्ट है मेज या मक्का। इसे क्वीन ऑफ ग्रेन्स कहा जाता है, अर्थात इसको अनाज की रानी के रूप में डिफाइन किया जाता है। मक्के को आप जनरली किसी भी अनाज के साथ मिक्स कर देंगे तो मक्का आपको अलग ही दिखाई देगा, इस कारण इसको अनाजों की रानी के रूप में डिफाइन करते हैं अपन। नेक्स्ट है आयरन और अर्थात लोहा एस्क। लोहा एस्क जिसे अपन बैकबोन और बेस ऑफ इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योग की रीढ़, जो उद्योग की रीढ़ की हड्डी और उद्योग का आधार इसको माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जिसे ब्लैक गोल्ड अर्थात लिक्विड गोल्ड मीनिंग है, इसको काला सोना और तरल सोने का दर्जा प्राप्त है, ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड का। इसके बाद आता है कोल अर्थात कोयला, जिसको जनरली अपन ब्लैक डायमंड, काला हीरा या जनरली इसको अपन बास्केट ऑफ इंडस्ट्रीज अर्थात उद्योग की रोटी के रूप में इसको जानते हैं, अर्थात रोटी ऑफ इंडस्ट्रीज भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि सामान्यतः अधिकांशतः जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो बेस है वो मुख्यतः ऊर्जा के रूप में कोयले को माना जाता है। तो आज भी इंडिया में अधिकांशतः जो उद्योग हैं उनका मुख्य बेस है वो अपन कोयले को मानते हैं। इसके बाद में आते हैं अपनी जो फिजियोग्राफी कंडीशन, जो कि सामान्यतः फसलों के अनुकूल भौगोलिक दशाएं मानी जाती हैं। ये एग्जाम में जनरली क्वेश्चन अप्लाई कर लिया जाता है कि राजस्थान में या भारत में किसी फसल का नाम देके और उसकी भौगोलिक दशाएं अर्थात जो जियोग्राफिकल जो कंडीशंस हैं उनको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सामान्यतः किसी भी क्रॉप्स के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एक तो उस क्रॉप्स के बारे में जो रिक्वायरमेंट रेनफॉल है अर्थात जो वर्षा की मात्रा है उस स्केल को अपने को बताना होता है। उसमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर अर्थात जो तापमान है उसको लेकर अपने को चर्चा करनी होती है, और उस फसल के लिए आवश्यक या जो रिक्वायर्ड सोइल होती है वो सोइल कौन सी होती है वो सोइल अपने को देखनी होती है, और सामान्यतः कौन से क्षेत्र में उस फसल का वितरण पाया जाता है अर्थात जिस एरिया में वो फसलें उत्पादित अधिक होती हैं वो एरिया कौन से हैं उनको सामान्यतः बताना होता है। तो ये एरिया तो आपके तब याद हो जाएगा जब राजस्थान में कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और उनके एरिया अपन याद करेंगे, तो उसके साथ आपको पता लग जाएगा कि ये क्रॉप्स मुख्यतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में अधिक उत्पादित होती है। अब इसमें जैसे कि कॉटन, इसके बाद में मक्का, बाजरा, शुगर केन, इसमें अपने पीनट और राइस, इन क्रॉप्स जिनके ऊपर मैंने टिक किया अभी, ये सामान्यतः वो फसलें हैं जो कि हमारी खरीफ फसलों में काउंट होती हैं। अधिक तापमान वाले टाइम में इनका प्रोडक्शन होता है। तो जब आपको ये ध्यान होगा कि जो रबी क्रॉप्स हैं, सर्दियों वाली फसलें, वो सामान्यतः कम तापमान में बोई जाती हैं और ये सामान्यतः 15 से
और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के मध्य उत्पादित होती हैं। जबकि दूसरा आता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स हैं जो जनरली 20 से और 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य उत्पादित होती हैं। इसका मीनिंग खरीफ और रबी क्रॉप्स हैं, उनकी पहचान आपको करनी आनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रबी क्रॉप्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनको याद रखिएगा। बाकी बची हुई जो मेन क्रॉप्स हैं वो खरीफ के रहेंगे, क्योंकि जायद में कोई भी मेन क्रॉप्स नहीं आती है। वहां खरबूजे, तरबूजे, ककड़ियां, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं अर्थात पशुओं का जो चारा है, बरसीम, उनको भी उसी में शामिल किया जाता है जायद के अंदर। तो मुख्यतः अपने को दो ही फसल याद रखनी होती है, एक तो रबी और एक खरीफ क्रॉप्स। अब इनमें सामान्यतः जो टेम्परेचर है वो रबी में सर्दियां होने के कारण सामान्यतः कम चाहिए होता है 20 डिग्री सेल्सियस से, जबकि खरीफ में तापमान सामान्यतः अधिक होता है। इस कारण इसमें तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास चाहिए होता है। तो एक तो इनमें जो टेम्परेचर है इसका स्केल रटने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः रबी है तो 15 से 20, और रबी के अलावा अगर खरीफ है तो वो 20 को क्रॉस करेगा। उसके बाद में आता है वर्षा की मात्रा। तो वर्षा की मात्रा सामान्यतः कॉटन या कपास है जिसमें 50 से 100 सेंटीमीटर। मक्के में भी सामान्यतः लगभग इसी स्केल के आसपास है, 50 से 100 या 80 आप लिख सकते हैं। बाजरा 50 सेंटीमीटर या इससे कम उत्पादित हो सकता है, जबकि गन्ना है वो 125 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट गेहूं है जो सामान्यतः 75 सेंटीमीटर। उसके बाद में मस्टर्ड या सरसों जो कि सामान्यतः 75 से 100 सेंटीमीटर, अर्थात 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है मूंगफली जहां 50 से 75 सेंटीमीटर, और लास्ट है राइस अर्थात चावल जिसमें वर्षा की आवश्यकता 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। सॉरी। इनमें अपने को जो मिट्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है इन क्रॉप्स के अंदर वो कौन कौन सी होती है, तो सामान्यतः आपको ध्यान है कि जो कॉटन या कपास है ये काली मिट्टी में अधिक उत्पादित होता है, जबकि जो मक्का है ये रेड लोमी अर्थात लाल चिकनी प्रकार की मिट्टी में अधिक उत्पादित हो सकता है, और दोमट मिट्टी में भी अधिक उत्पादित होता है। तो मक्के के अंदर प्रायोरिटी में आप एलुवियल सोइल से पहले इसमें रेड लोम सोइल को याद रखिएगा। रेड लोम अर्थात लाल चिकनी मिट्टी। बाजरा है ये आपको ध्यान है सैंडी सोइल अर्थात रेतीली या बलुई मिट्टी में अधिक उत्पादित होता है। तो बलुई का मीनिंग यहाँ पे लोमी नहीं होके इसका मीनिंग होता है सैंडी सोइल, बलुई मिट्टी या रेतीली मिट्टी। रेतीली यानी जिसके पार्टिकल्स सामान्यतः मोटे होते हैं वो रेतीली या सैंडी सोइल के रूप में डिफाइन होती है। इसके बाद में गन्ने का जो उत्पादन है वो सामान्यतः बारीक मिट्टी, कांपिय मिट्टी या जो क्ले सोइल होती है उनमें अधिक होता है। उसके बाद गेहूं का उत्पादन, सरसों का उत्पादन, सामान्यतः मूंगफली का उत्पादन और चावल का उत्पादन, इन सभी का उत्पादन सामान्यतः एलुवियल सोइल अर्थात जो जलोढ़ मिट्टी होती है या जिसको दोमट मिट्टी भी कहते हैं अपन। तो ये जो दोमट मिट्टी डिफाइन किया हुआ है शब्द, इसका मीनिंग दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी होता है। शब्द इसका मीनिंग दूसरा नाम जलोढ़ मिट्टी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है कृषि विकास के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले जो प्रयास हैं। हालांकि गवर्नमेंट अपने स्तर पे कई प्रकार के प्रयास करती है, जैसे कि एक तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करना, कृषि क्रांतियों को स्टार्ट करना, एक कृषि फसलों की जो उन्नत किस्में हैं अर्थात जो हाइब्रिड जेंसेज हैं उनको तैयार करना, एग्रीकल्चर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं अर्थात जो कृषि के अनुसंधान संबंधित जो संस्थान हैं उनको स्टेब्लिश करना, समय समय से जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैं उनको चेंज करना, एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं अर्थात जो विश्वविद्यालय हैं उनको स्टेब्लिश करके
और उनमें रिसर्च या जो भी नए एग्रीकल्चर रिलेवेंट जो इनोवेशंस होते हैं उनको स्टार्ट करना या उनका आविष्कार करना, या एग्रीकल्चर रिलेवेंट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम करवाए जाएं जिससे कृषि उत्पादन बढ़े। तो कृषि उत्पादन के कई तरीके के प्रयास किए जाते हैं, जिसमें प्रथम प्रकार के प्रयासों में हम देखते हैं जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन है, अर्थात कृषि क्रांतियां वो कौन कौन सी हैं। तो रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड सम अदर्स, इसमें कुछ कृषि क्रांतियां हैं और कुछ ऐसी क्रांतियां हैं जो अन्य उत्पादों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, जैसे कि सामान्यतः ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने जो खेत होते हैं, हरे भरे खेत होते हैं, उसमें सामान्यतः जब बुआई होती है अनाज की तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है, खेतों का हरा भरा। तो उसे खेतों की हरियाली के अकॉर्डिंग या उसकी ग्रीनरी के अकॉर्डिंग खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने को बोला गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, जिसमें प्रॉफिट सामान्यतः अपने को गेहूं की फसल को अधिक हुआ है और गेहूं के बाद चावल का जो प्रॉफिट चावल को है वो सर्वाधिक माना जाता है गेहूं के बाद। इसके बाद में नेक्स्ट है व्हाइट रिवॉल्यूशन अर्थात श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो मुख्यतः दुग्ध उत्पादन को लेकर है और इस क्रांति की शुरुआत है मुख्यतः गुजरात के आणंद, जहां से संबंध रहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना गोल्डन और येलो रिवॉल्यूशन अर्थात जो पीली क्रांति है, इसका सामान्यतः जो संबंध है गोल्डन नहीं, मेन इसमें ये करेंगे अपन येलो रिवॉल्यूशन। इसका संबंध है तिलहन उत्पादन में, क्योंकि सामान्यतः जो तिलहन है उनसे प्राप्त जो तेल होता है अर्थात जो ऑयल होता है उसका रंग सामान्यतः पीला होता है। इस कारण इन क्रांतियों को अपन येलो रिवॉल्यूशन जो तिलहन से जुड़ी हुई है और जो दूध से जुड़ी हुई है दूध के रंग के आधार पे व्हाइट रिवॉल्यूशन, और जो सामान्यतः खाद्यान्नों पे डिपेंड है और खाद्यान्नों को बुआई के समय खेतों का रंग जो होता है अर्थात इसको ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में लेते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लू रिवॉल्यूशन अर्थात नीली क्रांति। नीली क्रांति में हम मानते हैं कि अपना जो एक्वाटिक पार्ट होता है अर्थात जो जलीय भाग होता है, जिसको सामान्य तौर पे हम कहते हैं सूर्य की जो रेडिएशंस आती हैं, विकिरणें जो आती हैं वो स्कैटर होके फैल जाती हैं, जिसमें स्कैटर होने वाला जो कलर होता है, फैलने वाला जो रंग होता है वो ब्लू होता है। और उसी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि जलीय क्षेत्रों में जो रहने वाला जो प्रमुख जीव है वो मछली है और दूसरे प्लेनेट से अपने को पृथ्वी का जो ब्लू कलर है वो स्कैटर होता हुआ दिखाई देता है, फैलता हुआ दिखाई देता है। इस कारण हम इसे ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे पानी की मात्रा अधिक है जो ब्लू कलर को स्कैटर करता है और उस पानी में रहने वाला प्रमुख जीव मत्स्य है। तो मत्स्य पालन को बढ़ाने से संबंधित जो क्रांति मानी जाती है उसको कहा जाता है नीली क्रांति। इसके बाद में आता है रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति का संबंध इसके जो उत्पाद है उनके रंगों के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, जैसे एक तो मीट और एक टोमेटो, अर्थात मांस और टमाटर उत्पादन से रिलेवेंट जो रिवॉल्यूशन है उसको नाम दिया जाता है रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन अर्थात रजत क्रांति। और रजत या सिल्वर जो कलर है वो होता है एग या अंडों का, तो अंडों से रिलेवेंट जो क्रांति है उसको नाम दिया जाता है सिल्वर रिवॉल्यूशन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अमृत रिवॉल्यूशन अर्थात अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का जो संबंध है वो कनेक्टिंग जो रिवर प्रोजेक्ट है अर्थात नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। तो कनेक्टेड रिवर प्रोजेक्ट नदी जोड़ो परियोजनाओं से या वाटर से रिलेवेंट जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो रिवॉल्यूशन है उसको नाम दिया गया अमृत क्रांति। पेट्रोलियम प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ब्लैक रिवॉल्यूशन अर्थात काली क्रांति। इसके बाद में नेक्स्ट आती है अपनी गोल क्रांति अर्थात राउंड रिवॉल्यूशन। गोल क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है पोटैटो प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके बाद में नेक्स्ट है ग्रे या जिसको जनरली अपन कहते हैं धूसर। यह शब्द आता है धूसर। सामान्यतः जो ग्रे कलर होता है वो
सीमेंट का होता है, तो सीमेंट के प्रोडक्शन से रिलेवेंट जो रिवॉल्यूशन या क्रांति है उसे दूसर क्रांति या उसे ग्रे रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आलमंड रिवॉल्यूशन अर्थात बादामी क्रांति। जैसे बादाम का रंग लाइट जो अपना ब्राउनिश कलर होता है वहां से लेके और रेड कलर तक होती है, तो सामान्यतः मसालों का जो कलर है वो भी कुछ इस प्रकार का चेंजेस होता है। तो मसालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अर्थात स्पाइस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो क्रांति चलाई गई उसको नाम दिया गया है आलमंड रिवॉल्यूशन अर्थात बादामी क्रांति, जो मसालों से संबंधित मानी जाती है। और सभी प्रकार के खाद्यान्नों से जुड़ी हुई जो क्रांति है उस क्रांति को नाम दिया जाता है रेनबो रिवॉल्यूशन अर्थात इंद्रधनुष क्रांति, जो कि ऑल फूड ग्रेन अर्थात सभी खाद्यान्नों से संबंधित है। नेक्स्ट है सनराइज रिवॉल्यूशन। आज वर्तमान में जो बढ़ रही इंडस्ट्रीज है वो मुख्यतः सनराइज इंडस्ट्रीज है, जिसमें अपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटो पार्ट सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, अपना जो मोबाइल वाली इंडस्ट्रीज है अर्थात जो कम्युनिकेशन अर्थात मोबाइल से जुड़ी हुई और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ये जितने भी पार्ट हैं जो तकनीकी पर आधारित हैं उन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। और उन उद्योगों को अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो उस प्रकार की इंडस्ट्रीज को नाम दिया जाता है सनराइज इंडस्ट्रीज। एक आता है ब्राउन रिवॉल्यूशन। ब्राउन का मीनिंग होता है भूरी क्रांति। जिसका संबंध होता है फूड प्रोसेसिंग। ये बागवानी यहां गलती से लिखा हुआ है। इसके बाद में आता है गोल्डन रिवॉल्यूशन। अर्थात स्वर्णिम क्रांति, जिसका संबंध होता है हॉर्टिकल्चर अर्थात बागवानी से संबंधित। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपनी रिवॉल्यूशन थी जिसको हमने कंप्लीट किया है। इसमें से कुछ एक प्रमुख क्रांति हैं जिनकी थोड़ी डिटेल का हमें पता होना चाहिए। जैसे हरित क्रांति, जो कि जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर रिलेवेंट क्रांति है उनमें सबसे पुरानी क्रांति हरित क्रांति को माना जाता है, जिसकी शुरुआत अपने देश में मानी जाती है 1966 और 67 से। हालांकि इसकी शुरुआत एक मेक्सिको के गेहूं के ऊपर हुई है, क्योंकि मेक्सिको की जो गेहूं या प्रजाति थी उसमें डिजीज या रोग लगने के कारण वो धीरे धीरे समाप्त हो गया उसका प्रोडक्शन। तो मेक्सिको में गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूएसए के एक प्रमुख एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अर्थात कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग, जिन्होंने मेक्सिको के गेहूं के ऊपर रिसर्च कर और उसकी जो जीन्स थी उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट कर और उसके उत्पादन को बढ़ावा दिया। और उनके इस उत्पादन को देख के और विलियम गोड ने जो शब्द यूज किया वो था कि ये वास्तव में मेक्सिको का गेहूं जो कम उत्पादित होता जा रहा था उसमें अचानक बढ़ोतरी होने लग गई। और वो हाइब्रिड जीन्स को देखकर और नॉर्मन बोरलॉग के इस प्रयोग को देखकर विलियम गोड ने कहा कि ये वास्तव में ग्रीन रिवॉल्यूशन है अर्थात हरित क्रांति। जो शब्द है वो सबसे पहले किसने यूज किया? विलियम गोड। जबकि इस तकनीक के या प्रोडक्शन को बढ़ाने के जो प्रमुख जनक व्यक्ति माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और उसी चीज को इंडिया में स्टार्ट करने वाले थे एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर के रूप में इंडिया में डिफाइन करते हैं अपन। इसके बाद में आता है नेक्स्ट श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध मुख्यतः मिल्क प्रोडक्शन अर्थात दुग्ध उत्पादन को लेकर है। इसके फादर माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें अमूल बॉय भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो डायरी थी ये गुजरात के अंदर अमूल डेयरी के नाम से स्टार्ट की गई थी। ड्यू टू व्हाइट रिवॉल्यूशन इंडिया इज फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। जब से श्वेत क्रांति स्टार्ट हुई है उस श्वेत क्रांति के कारण आज भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन के अंदर अपनी फर्स्ट रैंक रखता है। और भारत में फर्स्ट रैंक यूपी और उसके बाद राजस्थान और गुजरात रखते हैं। अर्थात मिल्क प्रोडक्शन में राजस्थान का रैंक यूपी के बाद सेकंड माना जाता है।
राजस्थान इज सेकंड इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसका मीनिंग फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट आपको याद रखना है, फर्स्ट यूपी है। और दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो अपनी इंडस्ट्रीज है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें जो दुग्ध उत्पादन या उसका जो सेटलमेंट है, दूध वितरण का, उत्पादन का या उस डेयरी टेक्निक को कंट्रोल करने का जो सिस्टम है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे ऊपर या जो अपेक्स यूनिट है, उस यूनिट को नाम दिया जाता है RCDF, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में की गई। इसके बाद में जो प्रमुख केंद्र होते हैं जहां पे दूध को कलेक्ट किया जाता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, जिनकी संख्या राजस्थान में सामान्यतः 21 है अभी तक, और जो दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति हैं जो अपने ग्रामीण स्तर के ऊपर दुग्ध को कलेक्ट करती हैं, तो ये राजस्थान के अंदर लगभग 14,000 से भी अधिक हैं, वर्तमान में लगभग 15,000 के आसपास। तो दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यहाँ का जो दूध है उसे जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ तक सप्लाई किया जाता है, यहाँ पे वो रिफाइंड होके और अन्य जिलों तक वितरित किए जाते हैं। और इन सब को कंट्रोल करने वाली जो अपेक्स यूनिट है उसको नाम दिया जाता है RCDF। इसके बाद में आता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है राजस्थान में, वो कौन कौन से हैं, अर्थात कृषि और वनों से संबंधित जो अनुसंधान केंद्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो हम वो देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेवेंट जो रिसर्च सेंटर हैं जिनको अपन सेंटर में स्थापित ICR है उन्हीं का पार्ट मानते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से। तो इसमें ICR के पार्ट राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो ICR के सेंटर के रूप में हम सबसे पहले 3 डिवीजन को टारगेट करेंगे, 3 संभागों को टारगेट करेंगे, जिसमें एक रहेगा बीकानेर, दूसरा डिवीजन हेडक्वार्टर अजमेर और तीसरा रहेगा इसमें भरतपुर। इसमें जो बीकानेर वाला पार्ट है, यहां पे जगह आती है बीचवाल, यहां पे एरिड हॉर्टिकल्चर अर्थात शुष्क बागवानी है, उनके रिसर्च किए जाते हैं। एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर एक है अजमेर में, अजमेर वाला आता है तबीजी के अंदर, वहां बीजीय मसालों के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। बीजीय मसाला अनुसंधान के अंदर ये अजमेर में स्थित है। इसके बाद में एक है भरतपुर में, जो कि मुख्यतः भरतपुर सेवर में स्थित है। ये सरसों अनुसंधान केंद्र के रूप में है। तो राजस्थान के अंदर ये जो मुख्यतः 3 सेंटर हैं, ये ICR के सेंटर हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश्ड हैं, और इनकी स्थापना आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो तबीजी जो अजमेर वाला है ये स्टेब्लिश किया गया था 2000 में, यानी सन 2000 में। सरसों वाला है 1993, और जो बीचवाल एरिड हॉर्टिकल्चर अर्थात शुष्क बागवानी वाला सेंटर है, इसे भी 1993, अर्थात सरसों और एरिड हॉर्टिकल्चर है, ये दोनों ही सेंटर रिसर्च सेंटर 1993 में स्टेब्लिश हुए हैं, जबकि तबीजी वाला 2000 में स्थापित है। तो तबीजी वाला जो कि आपको बताया अजमेर ICR सेंटर, मस्टर्ड रिसर्च सेंटर, ये भरतपुर ICR वाला मिलेट या बाजरे का है। बाजरे की बुआई मुख्यतः राजस्थान में बाड़मेर में अधिक होती है, जबकि प्रोडक्शन है वो पूर्वी राजस्थान में अलवर का अधिक होता है।
तो बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, और राजस्थान के दक्षिणी भाग जहां से मुख्यतः माही रिवर बहती है उस क्षेत्र में मक्का और चावल का उत्पादन अधिक होता है, तो वहां पे मक्का या पेडी रिसर्च सेंटर और एक आता है मेज रिसर्च सेंटर। तो माही के कारण मक्का और जो चावल रिसर्च सेंटर हैं, दोनों ही आपके चावल और मक्का रिसर्च सेंटर जो स्टेट लेवल के हैं वो बांसवाड़ा में स्थित है। उसके बाद में है सोरगम, अर्थात जवार अनुसंधान केंद्र, ये स्थित है वल्लभनगर उदयपुर, जहां मुख्यतः अपने बफेलो का रिसर्च सेंटर अर्थात भैंसों का अनुसंधान केंद्र भी है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसबगोल फाइलम रिसर्च सेंटर, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में राज्य या राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र के नाम से है, जिसको शॉर्ट में अपन रारी के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। और इसके बारे में जनरली एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च किया जा सकता है। इस सेंटर में कोई स्पेसिफिक क्रॉप्स नहीं होती, जैसे सेवर भरतपुर में सरसों, शुष्क बागवानी एरिड हॉर्टिकल्चर तो बीकानेर वाले पार्ट में, बीछवाल में, और अजमेर वाला है तो उसमें जो अपने ऐसे स्पाइस क्रॉप्स है जो कि सीड वाली होती हैं, अर्थात सीड स्पाइस क्रॉप्स के ऊपर रिसर्च होता है, तभी जी अजमेर के अंदर। नेक्स्ट है बेर अनुसंधान केंद्र, जिसमें RY को हटा देना, सामान्य तो शब्द यही यूज होता है, बेर रिसर्च सेंटर, ये बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट है एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि मैंने आपको बताया शुष्क बागवानी वाला 1993 में स्टेब्लिश किया गया था इसको। डेट रिसर्च सेंटर अर्थात मुख्यतः जो खजूर अनुसंधान केंद्र है, ये बीछवाल बीकानेर में, जहां पे बेर है वहां पे डेट अर्थात खजूर है, और वहीं पे एरिड हॉर्टिकल्चर अर्थात शुष्क बागवानी है, उसका उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद में आता है काजरी, जो कि अपने फॉरेस्ट्री वाले में भी अपन पढ़ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान के रूप में यह स्थापित किया गया है जोधपुर के अंदर। जबकि दूसरा है आफरी को कहते हैं एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, अर्थात शुष्क वन अनुसंधान संस्थान के रूप में, और यह भी जोधपुर में स्थित है। तो अपनी जो दो प्रमुख वनों से रिलेवेंट या जो काजरी है, ये शुष्क एग्रीकल्चर अर्थात एरिड एग्रीकल्चर, और दूसरा है प्लांट्स, दोनों से रिलेवेंट है। लेकिन आफरी मुख्यतः एरिड फॉरेस्ट के ऊपर रिसर्च करती है, तो काजरी और आफरी दोनों ही इंस्टीट्यूट हैं, वो अपने जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में स्पेशल ब्रीड्स या स्पेशल जिनसेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जनरली इसमें ब्रीड्स की बजाय सामान्यतः हम इसमें जिनसेज वर्ड अधिक यूज करते हैं। तो क्रॉप्स की जो इंपोर्टेंट जिन्स है, किस फसल की कौन सी इंपोर्टेंट जिन्स है, वो कौन कौन सी है, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहले बाजरा, जिसमें कुछ प्रमुख है इसकी जिन्स हैं, किस्में हैं, वो कौन कौन सी हैं। इसमें एक तो राजस्थान में राज 171 के नाम से बोली जाती है, दूसरी है RCB 2 के नाम से, एक महाराष्ट्र वाले के लिए शब्द यूज करना है MH 179, तो राज 171, MH 179 एंड RCB 2। जबकि वीट या गेहूं के लिए जो प्रमुख जिन्स मानी जाती हैं वो है कल्याण सोना, जिसे 1482 भी बोला जाता है। एक है सोनालिका, जिस नाम से ट्रैक्टर भी आता है अपने, मालविका, कोहिनूर, सरबती, ये मुख्यतः प्रमुख गेहूं की जिन्सेज मानी जाती हैं।
इसके बाद में आता है कॉटन या कपास, जिसमें एक तो आता है नरमा, दूसरा आता है यूएसए कॉटन, अर्थात जो अमेरिकी कपास है, जो राजस्थान के उत्तरी भागों में अधिक उत्पादित होता है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला क्षेत्र प्रमुख है। एक आता है अपना जूट, जूट जिसकी एक प्रमुख जिन्स आती है मेस्ता, और ये इतनी अधिक फेमस हो चुकी है कि जूट को भी जनरली अपन कई बार मेस्ता बोल देते हैं। जैसे कॉटन के अंदर जो नरमा है वो बहुत ज्यादा फेमस होने के कारण सामान्यतः अपन कॉटन है उसको नरमा बोल देते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ ऐसी ब्रांड होती हैं जो अधिक फेमस होती हैं। सामान्यतः हम सुबह जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें कोलगेट जो ब्रांड है वो इतना फेमस हो गया है कि सुबह घर वाले अगर पेप्सोडेंट से करें, चाहे जो डाबर लाल दंत मंजन आता है उससे करें, मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है कि कोलगेट कर ली क्या। इसका मीनिंग है चाहे टूथपेस्ट किसी से भी करो, वो कोलगेट फेमस ब्रांड होने के कारण सामान्यतः ऐसा शब्द यूज किया जाता है। तो इसमें नरमा इतना फेमस ब्रांड है कपास का कि सामान्यतः जब कपास बोया जाता है तो कई तो कपास को कहते हैं कि नरमे की बुआई कर दी क्या। इसके बाद में हम देखते हैं जो अपनी अरहर की दाल है यानी पिजियन पी के रूप में है, इसमें कुछ इसकी जो इंपॉर्टेंट जिन्सेस हैं वो मालविया चमत्कार, मालविया विहार, ये एक शब्द है ये हटा दीजिएगा, अमर है, आजाद है, पारस है। तो अमर, आजाद, पारस, फिर मालविया के नाम से मालविया चमत्कार और मालवीय विहार के नाम से। इसके बाद में आता है आंवला, आंवले में प्रमुख है कंचन, बनारसी और कृष्णा। तो कंचन, बनारसी, कृष्णा यानी सामान्यतः लड़के और लड़कियों के नाम हैं जिनके नाम से ये आंवले की कुछ एक जिन्सेस दी गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मक्का या मेज, इसमें आती है एक तो अरुण के नाम से, माही कंचन के नाम से, माई धवल के नाम से, ये एग्जाम में जनरली अधिक पूछी जाती है, माई कंचन एंड माही धवल। एक आती है इसमें किरण के नाम से। किरण के बाद में जो नेक्स्ट है वो है प्रभात, राइस या चावल जिसमें प्रसिद्ध जो जिन्स है वो है बासमती। माही वाले क्षेत्र में माई सुगंधा, जिसको जनरली हम माई सुगंधरा भी बोलते हैं, तो माही सुगंधा, परमल, चंबल, पूसा, जिसको पूसा RS10 के नाम से हम देखते हैं। पूसा RS10 जो है वो बासमती की एक संकर किस्म मानी जाती है। तो पूसा RS10 ये भी एक इंपॉर्टेंट जिन्स है राइस के अंदर। इसके बाद में मूंगफली, मूंगफली में प्रमुख जो जिन्स है वो चंद्रा को माना जाता है। इसके बाद में सरसों, सरसों में वरुणा, पूसा कल्याणी, ये एक ही शब्द रहेगा इसमें, पूसा कल्याणी। इसके बाद में इसके कलर के आधार पे, पीत कलर के आधार पे पीताम्बरी, जय किसान, पूसा बोल्ड, तो इसमें दो नाम आ गए पूसा से, पूसा बोल्ड, पूसा कल्याणी। इसमें शब्द को ऐसे ही यूज करना है पूसा। पूसा ये वैसे दिल्ली में एक जगह है जहां पे ICAR का सेंटर स्थित है, अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। ICAR जो सेंटर है वो स्थित है उस जगह के अकॉर्डिंग, या वहां पे इन जिन्सेस का रिसर्च किया गया, इस आधार पे उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग कुछ क्रॉप्स हैं जिनमें पूसा शब्द यूज होता है। उसके बाद में चना, चने में है अजय, अतुल, जवाहर, गंगा फर्स्ट एंड गंगा सेकंड, ये ग्राम की कुछ इंपोर्टेंट जिन्सेस हैं। इनके बाद में आता है आम। तो आम में कई ऐसे जिन्सेस हैं जो फेमस हैं और आप लोगों को ध्यान भी है, जैसे कि सिंधु और मल्लिका। सिंधु और मल्लिका इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि कहा जाता है कि आम की ये वो जिन्स हैं जिनके अंदर गुठली नहीं होती,
अर्थात आम के अंदर बीज नहीं होता, वो वाली जिनसेज एक तो सिंधु और एक मलिका के नाम से। इसके बाद में लंगड़ा आम, चौसा आम, केसर आम, और एक प्रसिद्ध जिन्स है आम की सर्वाधिक, वो है अल्फासो आम, जिसका भारत सामान्यतः निर्यात अधिक करता है। इसके बाद में है